ना ख्याल छोड़ी विकास करना ता जोड़ी। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल BS एंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक ऐसे शख्स जो नागपुरी जगत में अपना तहलका मचा चुके हैं। तो मैं अभी इनका आवास में प्रवेश करता हूँ। तो देखिए, मैं इन्हीं शख्स के बारे में आप लोगों को बतला रहा था। कैसे हैं आप, उसको पहले बताइए। बहुत बहुत जोहार। और मैं अच्छा हूँ और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं यहाँ आया हूँ, तो हम लोग बैठ करके बातें करते हैं आगे। चलिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपका पदार्पण मेरे छोटी सी कुटिया में हुआ है। बिल्कुल। हम लोग इनके आंगन में बैठे हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बगल में तुलसी का चबूतरा है, जिसमें बहुत सुंदर एक प्यारा सा तुलसी का पौधा है। और जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है, उस घर का परिसर स्वर्ग से भी बेहतर हम समझ सकते हैं। मैं आपके मुखारबिंद से ही आपका परिचय मैं अपने दर्शकों के लिए प्राप्त करना चाहूँगा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक है और मैं खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत तपकरा गांव का निवासी हूं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रारंभ में ही आपका वो संगीत का किस तरह से आप शुरुआत किए थे? बचपन से ही संगीत में रुचि तो रही थी। प्राथमिक विद्यालय में था, हाई स्कूल में था, उस समय से मैं गीत गाता था और विद्यालय स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें भाग लेता था और पुरस्कृत भी हुआ। जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय संगीत आपका पढ़ाई में, या तो पढ़ाई आपका संगीत में कहीं कोई बाधा उत्पन्न तो नहीं किया था? जैसे हमने पढ़ाई तो कर रही थी जिस समय, और बीच में संगीत से जुड़े हुए थे, कई कार्यक्रमों को हमने पेश किया था। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि थोड़ी सी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि आज यहाँ प्रोग्राम जाना है, कल वहाँ प्रोग्राम जाना है। तो इस तरह से थोड़ी सी पढ़ाई हमारी प्रभावित हो रही थी। तो फिर हमने संगीत को थोड़ा सा ब्रेक लिया और पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर आपका स्नातक तक किया। फिर इग्नू से हमने बीएड किया और एमए भी किया। अच्छा, मतलब एमए के साथ आपका बीएड भी है? अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में भी कोई कमी नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि कला के साथ साथ में आपने अपना एजुकेशन को भी संभाल करके रखा। तो नागपुरी जगत में है, तो नागपुरी के साथ साथ आप हिंदी पर भी फोकस करते हैं या तो सिर्फ नागपुरी पर? मेरा फोकस हर भाषा पर रहता है। जितनी जानकारी मुझे है, मैं हिंदी को भी फोकस करता हूँ, नागपुरी को भी फोकस करता हूँ, मुंडारी को भी फोकस करता हूँ। जो मुझे जानकारी है, और जहाँ तक ऐसे ऐसे दोस्तों से या गुरु से मुलाकात होती है, कुछ बांग्ला भाषी भी हैं, तो उनसे भी मैं मिलता हूँ, तो कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा कोशिश रहता है नागपुरी। जब आप स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस समय नागपुरी के क्षेत्र में आपको प्रेरणा देने वाले कोई ऐसे शिक्षक मिले थे क्या, या तो घर के ही प्रेरणा से आप अभी इस मुकाम पर? नागपुरी जगत में हमने घर से ही सीखा है, घर से ही सीखा है, क्योंकि उतना ज्ञान मुझे नहीं था। जैसे अभी नागपुरी के ढेर सारे प्रोफेसर वगैरह हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, तो उनकी भी राय होती है कि सर आप नागपुरी में एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए इत्यादि कहते हैं। और लेकिन जहाँ तक हो सके मुझे नागपुरी हमारे परिवार से ही प्रेरणा मिली है। नागपुरी में जो आप अपना गीत गाते हैं, तो उसमें आप खुद लिखते हैं, रचना स्वयं करते हैं या दूसरे का लिखा हुआ गाते हैं? करते कैसे? नागपुरी में मैं अपनी रचना खुद करता हूँ। जहाँ तक प्रयास रहता है देश की समसामयिक को लेकर के, या कृषि को लेकर के, या श्रृंगार रस को लेकर के, अन्य जो भी विधाएं हैं नागपुरी की,
तो उनको देख करके कुछ प्रसंग उठते हैं तो उसको लेकर के मैं लिखता हूँ। मतलब जिससे जो प्रेरणा मिल सके। तो आज तक आप कितने गीतों का रचना कर चुके हैं? अभी तक हमने लगभग 30-35 रचना मैं कर चुका हूँ, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और नागपुरी में मैं लिखता हूँ, और पहले मेरे जो पूर्वज थे, नाना नानी थे, दादा दादी थे, तो उनसे मैं लोकगीत को सीखा और लोकगीत ही पहले गाता था। जो गुरु कहिए मेरे मामा जी थे स्वर्गीय राम मोहन बड़ाइक जी, वे लिखते थे, गीत लिखते थे। मेरे छोटे मामा जी थे स्वर्गीय शिवनारायण बड़ाइक जी थे, वो एक कविता लिखते थे। तो उनसे प्रेरित होकर के हम नागपुरी रचना लिखने से शुरू किए। तो देखिए कि ये बतलाते बतलाते काफ़ी भावुक हो चुके हैं। तो खैर भावुक नहीं होना है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि आप स्वयं बोले कि 30-35 रचना मैं कर चुका हूँ, आपका मन में भाव कहाँ से आता है? आखिर कैसे उतना कर पाते हैं? जैसे मैं कोई भी गीत को लिखता हूँ, कुछ प्रसंग को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस प्रसंग पर कोई गीत लिखना चाहिए, कुछ रचना रचनी चाहिए। तो जब उस रचना को रचता हूँ तो एक भाव उत्पन्न होता है, और हृदय की जो वेदना है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उससे मैं अपने कलम पर मैं लिख डालता हूँ। कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, क्योंकि अगर किसी को देख करके उस भाव को समझ करके आप रचना कर लेते हैं तो स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो आपके पास है और ये काबिले तारीफ के योग्य है। तो और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो ठेठ नागपुरी है अपना, जिसको राग रागनी कहा जाता है, पारंपरिक, हाँ, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठेठ नागपुरी में हम लोग देखते हैं कि ये ठेठ नागपुरी 2 पक्ष के होते हैं, एक जनानी पक्ष के होते हैं और एक मर्दानी पक्ष के होते हैं। इसको हम लोग जनानी झूमर भी कहते हैं और मर्दानी झूमर कहते हैं। मर्दानी पक्ष में आपका मर्दानी झूमर हो जाएगा, गोलबारी हो जाएगा, पावस हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा, खेमटा हो जाएगा। ये सब मर्दानी पक्ष के राग रागिनी है। और जनानी पक्ष के होते हैं डमकच हो गया, झूमर हो गया, अदरतिया हो गया, और डंडधारा हो गया, भिंसरिया हो गया। ये सब जनानी पक्ष के, डमकच हो गया, ये सब जनानी पक्ष के गीत होते हैं। अच्छा, मैं और एक चीज़ जानकारी लेना चाहूँगा। चूँकि नागपुरी के क्षेत्र में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है उसमें मैं 2 बातों को जानता हूँ, एक आधुनिक नागपुरी और एक ठेठ नागपुरी। तो ये आधुनिक नागपुरी क्या होता है और ठेठ नागपुरी तो आप बता ही दी, आधुनिक नागपुरी क्या होता है? आधुनिक नागपुरी जो कहा जाए, जो राग रागिनी से नहीं होते हैं, राग रागिनी से नहीं होते हैं, वे ऐसे ही कुछ धुन पर बना दिए जाते हैं, कुछ पैरोडी पर बना दिए जाते हैं, कुछ फिल्मी तर्ज पर बना दिए जाते हैं, या जो हमारे पारंपरिक गीत होते हैं उसी को तोड़ मरोड़ करके जो गाए जाते हैं वही आधुनिक हो गए। कहीं कहीं नागपुरी कार्यक्रम सब होते हैं तो मैं देखने के लिए जाता हूँ, बीच बीच में जो डांस वगैरह कराए जाते हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि अच्छा लगता होगा, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, तो उससे कहीं ना कहीं जो अपना राग रागनी है, ठेठ नागपुरी है, ठेठ नागपुरी पर कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? दुष्प्रभाव तो एकदम पड़ रहा है, ये एकदम दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हमारा जो परंपरा है, पारंपरिक जो लोक संगीत है, वो प्रभावित हो रहा है। और जैसे बीच में हम लोग देखते हैं कि कार्यक्रमों में आपका भोजपुरी डांस वगैरह करवा दिया जाता है, कुछ फूहड़पन दिखाया जाता है, जो अशोभनीय है। मैं हृदय से कहता हूँ कि यह अशोभनीय है। आपको डांस ही कराना है तो आप पारंपरिक नृत्य को आप वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। चूँकि दर्शकों को आपको लुभाना है तो आप पारंपरिक नृत्य को ही प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत सारे राग रागिनियाँ हैं, आप मर्दानी झूमर का नृत्य करवा दीजिए, लहसुआ को करवा दीजिए, खेमटा को करवा दीजिए, अंगनाई को करा दीजिए, और सामूहिक रूप से आप डांस करा सकते हैं। और मेरे स्टेज गुरु हो गए मनोहर महांती, रामउचित सिंह हो गए, है ना, वे भी सराहनीय है।
घर से दबाव पड़ा था क्या कि नहीं तो अपना पढ़ाई में फोकस करो, संगीत में कम ध्यान दो, या तो फिर संगीत में फोकस करो, अधिक से अधिक फोकस करो, इस प्रकार से कभी कुछ दबाव पड़ा था क्या? वैसे पुराने हम जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सभी संगीत से जुड़े हुए हैं, और लेकिन एक स्टेज होता है जैसे मैट्रिक का एक स्टेज होता है, पढ़ाई का होता है, और मैट्रिक के समय ही मुझे स्टेज प्रोग्राम मिलने शुरू हो गए थे। ये 1993 की बात मैं बता रहा हूँ, उसी समय से मेरा स्टेज प्रोग्राम चालू हो चुका था। तो पढ़ाई पर थोड़ी सी प्रभावित थी, तो घर से भी थोड़ा सा दबाव पड़ा कि भाई पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, मैट्रिक लिखना है, ऐसा है वैसा है। तो फिर हमने एक वर्ष के लिए हमने संगीत से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और इंटरमीडिएट करने के बाद फिर से मैं संगीत से जुड़ा और फिर स्टेज प्रोग्राम मेरा प्रारंभ हो गया। 2011 में अपनी एक संस्था बनाई, तोरपा में ही एक संस्था बनाई, आपका संगीत की जो संस्था बनाई, और ये अगल बगल के जितने भी स्थानीय कलाकारों हैं उनको हमने जोड़ा था, और कई प्रोग्राम हमने पेश किया। उसमें भी कोयले के खदान में भी हीरा मिलता है, और जिस प्रकार हमारे इस झारखंड में भी कई ऐसे कलाकार जन्म लिए हैं या अभी भी हैं जिनको तराशने की आवश्यकता है। छोटे मोटे जो भी कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उसे मैं आगे बढ़ाऊं। और सरकार से भी मैं एक कहना चाहता हूं कि सरकार को भी चाहिए कि ऐसे कलाकारों को संगठित करके उन्हें अपने राज्य में सम्मानित करे, और उनके भविष्य के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए, कार्यक्रम निर्धारित करे कलाकारों के लिए, ताकि वे उपेक्षित ना रहें और उनका जीवन बसर अच्छा से गुजर सके। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं YouTube में देखा था, YouTube या WhatsApp में कहीं भी देखा था, और 2 दिन पहले भी मैं देखा कि रेडियो स्टेशन के माध्यम से जो आपका प्रसारण हुआ, उस कविता को मैं सुना, और उसे सुन करके मैं आज आपसे मिलने के लिए आया। तो ये रेडियो स्टेशन तक आप पहुँचे, और शायद दूरदर्शन तक भी आप पहुँचे हैं, मेरी जानकारी है। तो ये सब जानकारी जब मुझे प्राप्त हुई तो मुझे लगा कि आपसे एक बार मुलाकात करनी चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि आप कैसे रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन तक पहुँचे। 93 की बात है, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, तो मेरी दादी स्वर्गीय उगन देवी जी का आँख ऑपरेशन हमारे स्थानीय तोरपा हॉस्पिटल में हुआ था। तो वहाँ पर मैं दादी को देखने गया था। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे जानते थे कि मैं गीत गाता हूँ। तो जब हॉस्पिटल पहुँच गया तो वहाँ भी मुझे गीत गाना पड़ा, ताकि रोगी लोग भी ठीक रहें। तो जब अस्पताल में गीत गाया तो आकाशवाणी से रिलेटेड एक महिला वहाँ पर उपस्थित थी, जिसका नाम था एनी टोपनो। तो उन्होंने मुझे देखा, तो मेरी आवाज़ उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको रेडियो स्टेशन पहुंचाती हूँ, और वे मुझे रेडियो स्टेशन लेकर के गई। तो रेडियो स्टेशन में मुझे वहाँ के उद्घोषक श्री राकेश रतन जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे देखा और रेडियो स्टेशन के चारों तरफ घुमाया, और किस प्रकार रिकॉर्डिंग होता है, किस प्रकार प्रसारण होता है, सारी चीज़ उन्होंने मुझे दिखाए, बतलाए, और उन्होंने न्योता दिया कि आप अपनी टीम को लेकर के आएँ और कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए। लेकिन मैं उस समय तो छात्र था, तो मैं रेडियो स्टेशन नहीं पहुंच पाया, लेकिन हृदय में एक इच्छा थी कि वहाँ तक जाना है, कि मैं वहाँ तक जाऊँ। और वो इच्छा पूर्ण भी हो गई। अच्छा, और एक चीज़ बतलाइए, गीत गाते हैं, गीत गाना पसंद करते हैं कि उसके साथ में वाद्य यंत्र भी बजाते हैं? और वाद्य यंत्र में बजाते हैं तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मैं
गीत तो गाता ही हूँ, लेकिन इसके अलावे वाद्य यंत्र भी बजाता हूँ, जिसमें हारमोनियम हो गया, मांदर हो गया, ढोलक हो गया, बेंजो हो गया, बांसुरी हो गया, कीबोर्ड हो गया, मैं बजाता हूँ। मतलब ऑलराउंडर है कोई भी चीज़ आपसे अछूता नहीं है। अभी हम लोग पूरी तरह से चर्चा किए। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ गीत सुना दीजिए। अरे बदला हूँ मनक सोच, समय कर मांग रे, देशक मांग रे, बदला हूँ मनक सोच, बदला हूँ मनक सोच। बेटा हो चाहे बेटी, मैं तिकारू भेद से थी, बेटा हो चाहे बेटी, मैं तिकारू भेद से थी। हीरा और मोती दुयो, हीरा और मोती दुयो, देशक शान रे, बदला हूँ मनक सोच, समय कर मांग रे, देश के मांग रे, बदला हूँ मनक सोच, बदला हूँ मनक सोच। बालपने पढ़ी लिखी, उज्जवल भविष्य दिखी, बिन दहेज ब्याह करू, बिन दहेज ब्याह करू, लानू नौ बिहान रे, बदला हूँ मनक सोच, समय कर मांग रे, बदला हूँ मनक सोच, बदला हूँ मनक सोच। पुरना ख्याल छोड़ी, विकास कर नाता जोड़ी, हर ठाने भ्रष्टाचार, हर ठाने भ्रष्टाचार, देहु तनी ध्यान रे, बदलहु मनक सोच, समय कर मांग रे, देशक मांग रे, बदलहु मनक सोच, बदलहु मनक सोच। नवा जुगे नवा रीति, बदलहु कुरीति, बिहरत नारायण, बिहरत नारायण, करत आह्वान रे, बदलहु मनक सोच, समय के मांग रे, समय के मांग रे, बदलहु मनक सोच, बदलहु मनक सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी प्रेरणा से भरा ये गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।